साल 1947 यूएस पायलट केनेथ आर्नोल्ड अपनी रूटीन फ्लाइट उड़ा रहे थे। इंटरेस्टिंगली अपने फ्लाइट टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने ये नोटिस किया कि एक अजीब सा एयरक्राफ्ट एक तरीके से शायद मानो उनसे रेस लगा रहा है। अजीब बात ये थी दोस्तों कि इस प्लेन से इतनी ज्यादा तेज रोशनी बाहर आ रही थी कि आर्नोल्ड को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये प्लेन किस टाइप का है। अब क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी तो इस चीज के बारे में एटीसी को बताते हुए आर्नोल्ड ये बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्लेन मानो मेरे प्लेन से रेस लगा रहा है। तेज रोशनी की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो प्लेन किस तरीके का है, लेकिन जिस तरीके से वो एबनॉर्मली फ्लाई कर रहा है उसे देख ऐसा लगता है कि शायद ये जल्द ही क्रैश कर जाएगा। अजीब बात ये थी दोस्तों कि एटीसी को ये समझ आ ही नहीं रहा था कि आर्नोल्ड किस प्लेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रेडार पर सिर्फ एक ही प्लेन नजर आ रहा था जिसे आर्नोल्ड खुद उड़ा रहे थे। समय आगे बीतता है और वो अजीब सा एयरक्राफ्ट आर्नोल्ड की नजरों से ओझल हो जाता है, जिसके बाद आर्नोल्ड और एटीसी को ऐसा लगता है कि अब हालात नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन गाइस ये कहानी तो बस अभी शुरू ही हुई थी। इस इंसिडेंट के ठीक 1 घंटा 20 मिनट के बाद न्यू मैक्सिको के एक छोटे शहर रोजवेल में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इंटरेस्टिंगली ये धमाका इतना ज्यादा तेज होता है कि रोजवेल के हर एक शख्स के द्वारा इसे क्लियरली सुना जाता है और उसी पल दुनिया में नींव रखी जाती है एक ऐसे ऑथेंटिक इंसिडेंट की जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा इंसिडेंट था जिसमें एक यूएफओ हमारे प्लेनेट अर्थ के सरफेस पर क्रैश किया था। गाइस तैयार हो जाइए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ इस इंसिडेंट से जुड़ी हुई सभी छिपी बातों को उजागर करूंगा, बल्कि आज मैं आपको बहुत से ऐसे रियल एविडेंसेस और आई विटनेसेस के बारे में भी बताऊंगा जिनको दुनिया से छिपाने के लिए हायर अथॉरिटीज के द्वारा एड़ी चोटी तक का जोर लगाया गया है। क्योंकि गाइस ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं, ये था द रोजवेल इंसिडेंट। पिछली रात तेज धमाके की आवाज सुनने के बाद उसे इग्नोर करते हुए डब्ल्यू मैकब्रीजल नाम के रेंचर अगली सुबह अपनी खेतों पर काम करने जाते हैं। इंटरेस्टिंगली जैसे ही वो अपने खेत पर पहुंचते हैं उन्हें बहुत बड़े एरिया में एक अजीब सा मलबा बिखरा हुआ नजर आता है, जिसमें चमकीले टिन फॉइल जैसे मटेरियल के साथ साथ रबर जैसी पतली पट्टियां और ठीक पेपर जैसा अजीब सा मटेरियल मौजूद था, जो देखने में तो काफी हद तक लकड़ी के जैसा लग रहा था, लेकिन उसे छूकर साफ साफ ये पता चल रहा था कि वो लकड़ी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो गाइस, इतना अजीबोगरीब मलबा देखकर ब्रीजल पूरे ही तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं और इसलिए वो इन सभी मलबे को अपने पिकअप ट्रक में कलेक्ट करके सीधे पहुंच जाते हैं रोजवेल शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स के पास, जहां पर शेरिफ ये सब देखकर तुरंत ही रोजवेल आर्मी एयरफील्ड से कांटेक्ट करते हैं। बट वेट अ सेकंड, भाई आखिर एक शेरिफ बिना इस चीज को इन्वेस्टिगेट किए सीधा रोजवेल आर्मी एयरफील्ड से कांटेक्ट कर ही क्यों रहा था? एक्चुअली गाइस, जब शेरिफ जॉर्ज ने उस मलबे के मेटल्स को देखा तो उसे देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उस टिन फॉइल जैसी मेटल को ट्विस्ट किया वो तुरंत ही अजीब तरीके से खुद ब खुद ही सीधी हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि उस समय पुलिस स्टेशन में मौजूद ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कभी उस मेटल को एक बॉल का शेप दिया तो कभी अलग अलग चीज का, लेकिन विद इन अ सेकेंड वो अपने आप ही सीधी होकर ऐसे प्लेन हो जाती थी कि मानो उसे कभी मोड़ा ही नहीं गया हो। अब क्योंकि ये चीज किसी भी इंसान की समझ से परे थी, इसलिए शेरिफ जॉर्ज ने समझदारी दिखाते हुए रोजवेल आर्मी एयरफील्ड को कॉल लगा दिया, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनकी यही समझदारी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। इस कॉल के कुछ ही घंटों के बाद रोजवेल आर्मी एयरफील्ड यानी कि RAF के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर मेजर जैसे मार्शल और कंप्यूटर इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन के कैप्टन शेरियन कैविट मैकब्रीजल के साथ उनके खेत पर मलबा देखने पहुंचते हैं। वो दोनों ही ऑफिसर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये मलबा कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। कुछ ही देर में इस पूरे ही मलबे को आर्मी ट्रक्स में लोड करने के बाद वो लोग बेस पर वापस पहुंच जाते हैं, जिसके कुछ ही घंटों के बाद कुछ ऐसा होता है जिसने यूएस नहीं बल्कि प्रैक्टिकली पूरे ही वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया।
जुलाई 8, 1947 RAF बेस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट वाटर होल्ट इस पूरी दुनिया के सामने आकर प्रेस में ऑफिशियली ये न्यूज बताते हैं कि आर्मी ने एक असली की फ्लाइंग सॉसर बरामद की है और उसकी मटेरियल को देखकर ऐसा लगता है कि उसमें वो मटेरियल यूज नहीं किया गया है जो कि नॉर्मली अर्थ पर पाया जाता है। अब देखो गाइस, एक देश की आर्मी का इतना बड़ा ऑफिसर खुद से ऑफिशियली स्टेटमेंट दे रहा है तो इस चीज में तो कोई गुंजाइश है ही नहीं कि ये खबर जंगल की आग की तरह फैलेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये खबर मीडिया में आने के कुछ ही घंटों के बाद व्हाइट हाउस से लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज के फोन बजने लगे और उन सभी पर एक ही झटके में पूरे ही सिनेरियो की सच्चाई बताने का प्रेशर आ जाता है। पूरी दुनिया के लोगों की आंखें बेताबी से उस सच का इंतजार कर रही थी जो अब से कुछ ही घंटों के बाद उनके सामने रखा जाना था। बट सैडली इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसने लिटरली पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक्चुअली गाइस, जो RAAF कुछ घंटे पहले फ्लाइंग सॉसर बरामद होने की ऑफिशियल बात बोल रही थी, वही RAAF कुछ ही घंटों के बाद अपनी बात से पलटकर दुनिया को यह बताती है कि वो कोई फ्लाइंग सॉसर नहीं बल्कि एक सिंपल सा वेदर बलून था। आई मीन सीरियसली, एक रेस्पेक्टेड एयरफील्ड जिसने मलबे को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद खुद से ये बोला था कि वो एक फ्लाइंग सॉसर का मलबा है, अब वो खुद ये बोल रही है कि वो भाई मलबा फ्लाइंग सॉसर का नहीं बल्कि एक बलून का था। यार, हाउ इट्स इवन पॉसिबल? मतलब एक लो लेवल का इंजीनियर भी आसानी से मलबे को देखकर ये बता सकता है कि भाई वो एक बलून का मलबा है या किसी और चीज का। और देखो गाइस, यही वो रीजन है जिसके चलते हुए चाहे शेरिफ जॉर्ज विल्कॉक्स हो, मैक ब्रीजल हो या फिर रोजवेल के लोग, उन्होंने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट किया ही नहीं कि वो महज एक वेदर बलून था। बट वेट, चलो भाई, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए ये मान लेते हैं कि रोजवेल के लोगों ने, खेत के मालिक ने या फिर शेरिफ ने जो कुछ भी देखा था वो एक वेदर बलून नहीं बल्कि वो प्रैक्टिकली एक फ्लाइंग सॉसर ही था। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग्स भी बैठे तो जरूर होंगे। इसके साथ ही अगर ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो देखो ऑब्वियस ही बात है कि इसको ऐसे ही कहीं ले जाकर खंडर में नहीं डाला जाएगा। भाई इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई होगी। तो क्या बैक एंड पर हमें कोई भी ऐसा एविडेंस देखने को मिलता है जो इस बात को प्रूव करे कि जेन्युइनली वो एक वेदर बलून नहीं बल्कि एक फ्लाइंग सॉसर थी? और पता है उसका आंसर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। ग्लैम डेनिस, ये वो सबसे पहले आउटसाइडर इंसान थे जिसे इस पूरे सिनेरियो में आर्मी ने मदद मांगी थी। असल में इस क्रैश के मलबे को कलेक्ट करने के बाद अचानक से ग्लैम डेनिस, जो कि बेलार्ड फ्यूनरल होम में काम करते थे, उन पर एक अजीब सा कॉल आता है। उस कॉल पर बात करने वाला शख्स अपने आप को आर्मी का एक ऑफिसर बताता है और वो ग्लैम से ये पूछता है कि क्या उन्हें अर्जेंट बेसिस पर 3 से 4 ऐसे सील्ड कॉफिन्स मिल सकते हैं जो कि किसी बॉडी को लंबे समय तक फ्रीज कर सके। अब इसके बाद ग्लैम उस आर्मी ऑफिसर से ये पूछते हैं कि उन्हें कॉफिन कितने बड़े साइज का चाहिए, जिसके जवाब में आर्मी ऑफिसर उनसे ये बोलते हैं कि कितना भी बड़ा या फिर छोटा चलेगा, लेकिन उन्हें वो आधे घंटे के अंदर रोजवेल आर्मी बेस के हॉस्पिटल पर चाहिए। अब ये सुनने के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई आखिर हम ग्लैम की बातों पर विश्वास क्यों ही करें? तो गाइस, आपको विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी जो मैंने लाइन बोली है वो कुछ और नहीं बल्कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसक्रिप्ट है उस कॉल की रिकॉर्डिंग का जो कि उस समय आर्मी बेस से ग्लैम को की गई थी। एंड बाय द वे, ये ट्रांसक्रिप्ट उस समय बहुत बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज के द्वारा भी पब्लिश की गई थी, जिसके बाद खुद RAAF सामने आकर ये बोलता है कि भाई रूजवेल के उस क्रैश को आप इस कॉफिन वाली घटना से ना जोड़ें, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। लेकिन अगर ये महज कोइंसिडेंस था तो ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों के साथ लगभग एक जैसा ही क्यों हो रहा था? डायना गोमेज, ये आर्मी हॉस्पिटल की एक ऐसी नर्स थी जिन्हें काफी ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता था। वेल, अब इन्हें मिस्टीरियस क्यों माना जाता था, कुछ मिनट्स दीजिए वो भी क्लियर करता हूँ। असल में डायना और ग्लैम काफी अच्छे दोस्त थे। इंटरेस्टिंगली, जब ग्लैन उन कॉफिन्स को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो डायना ने बाकायदा एक पेपर पर ग्लैन को एक बेहद ही अजीब सी चीज ड्रॉ करके दी। असल में डायना ने ग्लैम को कुछ और नहीं बल्कि 3 से 4 फीट के ग्रे कलर के अजीब सी क्रिएचर्स का स्केच बना कर दिया था, जिसके बारे में डायना ने ग्लैन को यह बताया था कि उन्हें इस हॉस्पिटल में आनन फानन में सिर्फ ये चेक करने के लिए लाया गया है कि उनके शरीर में जान बची है या फिर नहीं। इंटरेस्टिंगली, जब इस चीज को बाहर आकर ग्लेन ने अलग अलग मीडिया हाउसेस के साथ शेयर किया तो डायना ऐसे गायब हो गई कि मानो उनका अस्तित्व इस धरती पर मौजूद ही नहीं था। साल 1947 से 2025 आ चुका है, लेकिन डायना आज भी हम सब के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है।
लेकिन देखो गाइस, इन दोनों ही आई विटनेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है भाई कि ये दोनों ही आउटसाइडर्स थे। मतलब ये किसी ऐसी पोजीशन पर नहीं बैठे हुए थे जिनसे उनकी बात को बिना डाउट के एक्सेप्ट कर लिया जाए, राइट? तो चलो आज आपकी इस कमी को भी दूर करते हैं। मेजर जेस मार्शल ये उस रिकवरी टीम के लीड इंटेलिजेंस ऑफिसर थे जिन्होंने साल 1947 में यूएस के खेत से मलबा इकट्ठा किया था। इंटरेस्टिंगली, मार्शल ने साल 1978 में रिटायर होने के बाद अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए क्लियरली दुनिया के सामने ये बताया कि भाई आर्मी ने जो वेदर बलून वाली कहानी गढ़ी थी वो प्रैक्टिकली कुछ और नहीं बल्कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ एक छलावा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मार्शल ने तो क्लियरली ये भी बोला कि उन्होंने मलबे को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक रिपोर्ट को भी तैयार किया था जिसमें उन्होंने क्लियरली उस मलबे में मौजूद मेटल पर एक्सपेरिमेंट करके ये बात प्रूव कर दी थी कि वो सारी की सारी मेटल अर्थ पर मौजूद किसी भी मेटल से मेल नहीं खाती थी। इवन उनके अकॉर्डिंग उसमें ना बहुत सी अजीब सी क्वालिटीज भी थी और वो ये थी कि जैसे ही उन्हें काफी ज्यादा गर्म किया जाता था या उन्हें काफी ज्यादा ठंडा किया जाता था वो तब भी विद इन अ सेकंड दोबारा से एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर लौट आती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मार्शल ने तो ये भी बताया था कि उन्हें मलबे में पिंक और पर्पल कलर की ऐसी अजीब सी कार्विंग भी देखने को मिली है जिसे समझ पाना या फिर बना पाना हम इंसानों के बस में उस समय था भी नहीं। इसके साथ ही गाइस, अगर मार्शल को भी छोड़ दिया जाए तब भी फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर रॉबर्ट श्रिंकी ने भी दुनिया के सामने आकर ये क्लेम किया था कि उन्होंने रोजवेल बेस के एक कमरे के अंदर एक अजीब से मेटल के पीस को देखा था जो रात में कभी भी चमकने लगता था। इसके साथ ही फर्स्ट एयर ट्रांसपोर्ट यूनिट स्टाफ सेर्जेंट रॉबर्ट स्मिथ ने सामने आकर ये बताया कि उन्होंने सैकड़ों ऐसे टुकड़े अपने बेस के ऊपर देखे हैं जिनको जैसे ही टच किया जाता था उनमें ना एक बेहद अजीब सी सेलोफेन जैसी आवाज आती थी। बट वेट, चलो ये मान लेते हैं कि इन सभी ने क्रैश हुए उस फ्लाइंग सॉसर के उस अजीब से मलबे को देखा, लेकिन क्या इन सब के बीच में कोई ऐसा इंसान भी था जिसने उस प्लेन या फिर फ्लाइंग सॉसर के अंदर बैठे हुए उन अजीब से बींग्स को भी देखा था? शायद हाँ। असल में पीएफसी मेल्विक ब्राउन जो कि आरएएफ बेस के जाने माने ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने तो ये बात भी क्लेम की थी कि उन्होंने 2 से 3 छोटे कद के अजीब सी क्रिएचर्स को देखा था जिनकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी थी और वो इंसान जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उनका कलर ग्रे कलर का था, सेम वही चीज जो कि नर्स डायना ने भी बताई थी। वैसे गाइस, आप लोगों की तसल्ली के लिए इन सारी चीजों से रिलेटेड सोर्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप उन्हें भी आराम से पढ़ सकते हैं। अब देखो गाइस, नॉर्मली कहा यह जाता है कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी शातिर क्यों ना बने, अगर उसे कोई चीज छिपानी है तब भी वो कुछ ना कुछ तो कमी छोड़ ही देता है। और इस केस में वही कमी पकड़ में आई साल 1990 में जब रोजवेल के पीआईओ वॉटर हाउड का एक एफिडेविट दुनिया के सामने लीक हो गया जिसमें उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया था कि उन्होंने रोजवेल इंसिडेंट के बाद खुद हैंगर में एक डिस्क नुमा क्रैश्ड एक्स्ट्रा टेरिटल एयरक्राफ्ट को देखा था जिसमें छोटे छोटे अजीब से जीव भी मौजूद थे। अब जैसे ये चीज दोबारा से दुनिया के सामने आई तो एक बार फिर से इस चीज की सच्चाई जानने के लिए न्यू मैक्सिको के कांग्रेसमैन स्टीफन शिफ ने इस मामले से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने की रिक्वेस्ट की। इंटरेस्टिंगली जर्नल अकाउंटेंट ऑफिसर ने जब इस पुराने रिकॉर्ड्स को ढूंढना शुरू किया तब जाकर उन्हें यह पता चला कि साल 1947 में रोजवेल इंसिडेंट के बाद इससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को खत्म कर दिया गया था। आई मीन सीरियसली, एक ऐसा इंसिडेंट जिस पर पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, एक ऐसा इंसिडेंट जो कि शायद दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस इंसिडेंट था और उससे रिलेटेड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स वो ही गायब हो चुके थे। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना कि चोर चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना दिखाए, वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देता है। और इस गड़बड़ के चलते हुए फाइनली दुनिया के सामने आई इस इंसिडेंट के बाद उस यूएफओ में मौजूद उन क्रिएचर्स की रियल फोटोज। अब आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ, इस चमत्कार को किसने किया और वो क्रिएचर देखने में कैसे थे, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो के पार्ट 2 में। और वो पार्ट इस चैनल पर कितनी जल्दी आएगा ये डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाकर इसे 6000 लाइक तक कितनी जल्दी लेकर जाते हैं। इसके साथ ही गाइस, इस सीरीज की बाकी वीडियोस की तरह नीचे कमेंट सेक्शन में भाई पार्ट 2 के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है अपना सपोर्ट दिखाने के लिए एक से बेहतरीन एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं आकाश आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं बहुत ही जल्द इस वीडियो के पार्ट 2 को लेकर आऊंगा जिसमें ना सिर्फ मैं इस इंसिडेंट से जुड़ी और हिडन इंफॉर्मेशन को आपके सामने बताऊंगा बल्कि मैं आपके सामने वो फोटोज और एविडेंसेस को भी रखूंगा जो आगे चलकर एरिया 51 से लीक हुई थी। टिल देन
Subscribe this channel.